खबर में खुश आमदेद। मैं हूँ आपका होस्ट सईद काजी और मेरे साथ है मेरे कोच में शायद साहब। नाज़रीन, नई सोलर पॉलिसी का इवन हुकूमती वज़रा दिफा नहीं कर पा रहे और करीबी जो उनके लोग हैं वो ये कह रहे हैं जी हम इससे एग्री नहीं करते। ये मगर जो है वो एडमेंट हैं जो अवैस लगारी साहब हैं। इससे पहले भी हम देख रहे हैं कि उनके जो बयानात आए ख़ासे मुतनाज़ थे और उन्होंने IPPs जो हैं उनकी हमेशा उनकी टोन जो थी ओवर टोन से यही लगता है कि शायद वो उनके वज़ीर हैं, अवाम के हमारे वज़ीर नहीं हैं। इस पर बात करेंगे। रमज़ान से पहले अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ एक्शन होगा, वज़ीर दिफ़ा का ये कहना है। और कल भी हम देख रहे थे कि एक दोबारा से जिस तरह में एक्सेस ऑफ ईवल याद कराया गया था एक ज़माने में, इसी तरीके से अफ़गानिस्तान से क्या कोई वेव आ तो रही है, हमारे मुल्क में हमले हो रहे हैं और वहीं से ज़्यादातर ख्याल यही है कि वहीं से आ रहे। चीन और रूस ने कौन से जहाज़ वहाँ पहुँचा दिए, मगर इससे पहले हम बात कर चुके हैं कि जहाज़ पहुँचाना एक बात है, उन्हें चलाएगा कौन, उस टेक्नोलॉजी से कन्वर्सेंट होना बड़ा ज़रूरी है। हमने देखा कि इंडिया के पायलट जो हैं वो राफेल चलाने में रह रू गए थे। बहरहाल ये क्या सिलसिला है, इस पर बात करेंगे। बांग्लादेश में नए इलेक्शन आ रहे हैं, पाकिस्तान के हालात उनके साथ बहुत बेहतर हो रहे हैं। इस हवाले से शायद ये भी कहा जा रहा है कि शायद वो पहला जो भी वज़ीर आज़म इलेक्ट होंगे वो दौरे पाकिस्तान पहले करेंगे, बड़ा जो कि बड़ा खुशाइंद है। उधर इमरान खान के हवाले से अभी बात आ रही है, कल से बर्फ़ पिघल रही है, नहीं पिघल रही, बदल रहा है मौसम, नहीं बदल रहा, मगर ज़ाहिर है एक मुलाकात हुई है, उन्हें बनी गाला भेजा जाता है या क्या मामला है। आज ISPR के जो DG हैं उन्होंने भी एक मीटिंग की है लाहौर में सहाफ़ियों के साथ। इस हवाले से भी उनका ये कहना था कि जब तक पूरी कौम उनके पीछे ना हो, फ़ौज के पीछे ना हो, तो हम टेररिज्म का मुकाबला नहीं कर सकते। मगर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हसनात खान, वाइस चेयरमैन सोलर एसोसिएशन। शुक्रिया हसनात खान साहब। हसनात खान साहब, एक तो यहाँ कॉन्स्पिरेसी थेरीज तो होती ही हैं, मगर हमने ये देखा है कि जो मुसलसल अवाम पर हमले हैं जो शुरू हो गए थे जब से हमने डीरेगुलेट किया वापडा को, उसके बाद जब जो हमने मुआहदे किए, फिर उम्मीद बंधी कि चलें कोई गल नहीं, किसी हुक्मरान का बेटा ही जो है वो सोलर के जो ये सारे पैनल हैं वो भी कोई अपना कारोबार करके हक हलाल की कमाई खा लें, मगर फिर कि हमें कोई रिलीफ मिलेगा या नहीं मिलेगा। और अब ये पॉलिसी आ गई है कि ये जो छतों पर हमने लोगों ने कर्ज लेके इधर उधर से ये काट कबाड़ बन जाएगा और ये हम कबाड़ियों को बेच देंगे। ये है हुकूमत अलबत्ता इससे एग्री नहीं करती और हुकूमत से इख्तलाफ करने वाले हुकूमत के अपने वज़रा भी हैं। आप क्या समझते हैं कि दुनिया का ये वाहिद मुल्क है जहाँ पर सस्ती एनर्जी को खुदा हाफिज़ कह के हम महंगी एनर्जी ख़रीदेंगे तो कोई और, मेरे ख्याल में वतन अजीज़ की तबाही में कोई और, तो मेरा ख्याल है हमें और कुछ नहीं करना पड़ेगा। ये राय से किस हद तक इत्तफाक करते हैं हसनात खान साहब? जी बहुत शुक्रिया सर आपका PSA का मौक़िफ़ लेने के लिए इस मेजर पॉइंट के ऊपर आज की डेट में। मैं थोड़ा सा बताता चलूँ कि जो आपकी बात को ही आगे लेके चलूँगा कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान ने सबसे ज़्यादा जो है वो सोलर पैनल्स को इंपोर्ट किया है, विच इज़ अराउंड 50 गीगावाट ऑफ सोलर पैनल पाकिस्तान के अंदर इंपोर्ट हुए हैं। और आपको साथ में बताऊँ कि जो पाकिस्तान की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है जिसमें न्यूक्लियर, हाइडल एंड थर्मल एवरीथिंग इज इंक्लूडेड, दैट इज़ 46 गीगावाट। तो मतलब पाकिस्तान की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी से ज़्यादा लोगों ने सोलर पैनल्स को इंपोर्ट किया है, विच इज़ द हाईएस्ट परसेंटेज इन द होल वर्ल्ड। इस चीज़ को पूरी दुनिया जो है वो देखता है। लेकिन अगर जो अंदर की बात हम देखें तो क्यों हमने इंपोर्ट किया, क्यों लोगों ने इंपोर्ट किया? क्योंकि यहाँ पे बिजली के नर्ख महंगे हैं, बिजली के जो यूनिट रेट है वो एक्सपेंसिव है और वो हर बंदे की बस से बाहर हो गया और सबको एक नेट मीटरिंग की पॉलिसी मिली जिसका सबने यूज़ किया। और 2015 की पॉलिसी थी, 2021 के अंदर आपके जो रेट्स हैं वो इंक्रीज होना शुरू हुए और आप जब एक्सपोनेंशियल देखते हैं कि जो इंपोर्ट हुई है वो 2021, 22, 23, 24, 25 में सबसे ज़्यादा इंपोर्ट हुई और सोलर पैनल्स। और फिर लोगों ने सोलर पैनल्स लगाए और लगाने के बाद पहले गवर्नमेंट ने कहा, पहले गवर्नमेंट ने पॉलिसी निकाली कि आप ये सोलर पैनल्स लगाएं। जब लोगों ने लगाए हैं, इन्वेस्टमेंट की है और आज उनको कहते हैं कि आपके सोलर पैनल्स लगाने का फायदा नहीं है अभी और आपको दोबारा से वो भी पैसे देने पड़ेंगे। और वो पैसे कहाँ जाएंगे? वो IPPs के जो कैपेसिटी चार्जेस हैं, जो हमारे एग्रीमेंट्स हैं जो हमसे चेंज नहीं हो पा रहे अभी तक, जो हम पिछले 6 माह पहले भी सुन रहे थे कि जी एग्रीमेंट्स चेंज कर रहे हैं या बातचीत हो रही है, लेकिन उसका कोई आउटकम नहीं निकला। और आउटकम जो है वो बार बार जो हमारी जो पावर डिवीजन है वो किसी ना किसी मकसद से, किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी दरवाजे से निकालने की कोशिश करती है। अभी भी जो पहले पिछले 6 माह पहले भी कोशिश की थी, जून में कोशिश की थी, उससे पहले 1 साल पहले कोशिश की थी। इस दफ़ा इन्होंने क्या कोशिश की कि नेपरा इज अथॉरिटी, रेगुलेटर अथॉरिटी है,
अथॉरिटी को पीएम से इजाजत लेने की जरूरत नहीं होती अगर उसने कोई अपनी रेगुलेशन चेंज करनी है। उसका फायदा उठाते हुए इन्होंने पावर डिवीजन ने नेपरा को यूज करते हुए इस पॉलिसी को चेंज किया, जो कि अब पूरे पाकिस्तान ने देखा कि इस पॉलिसी को चेंज करने का जो मैंडेट था वो ना तो पीएम ने दिया, ना ही कायमा कमेटी जो होती है ना उसने दिया, ना कोर कमेटी ने दिया। उनको इस चीज का पता ही नहीं था। जब उनको आज पता चला है तो आज पीएम ने हम बहुत शुक्रगुजार हैं पीएसए के तरफ से, पीएम की तरफ से, कि उन्होंने इस चीज का नोटिस लिया है। और जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स थे, जो एग्जिस्टिंग जिनके पास जनरेशन लाइसेंस थे फ्रॉम नेपरा, जिसके पास 7 साल का या 5 साल के जो एग्रीमेंट्स हैं, उनको वो कह रहे हैं कि उनको देखा जाए और उनको अच्छा इस चीज हसनात, के मैं अंदर माफी चाहता हूँ, मैं रोक रहा हूँ, मैं एक और आपसे बात पूछना चाहता हूँ। अब मैंने जो लेकिन हसनात भाई एक चीज मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं। आपने कहा पीएम ने नोटिस लिया। पीएम ने जो एक बात की है, उन्होंने कहा कि मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं उनको मुमकिन बनाया जाए कि उनका तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। साथ उन्होंने ये भी बात की है कि 4,66,000 सार्फिन का बोझ 3,76,00,000 सार्फिन पर ना डाला जाए। तो ये तो वही बात की जो वजीर बाततबीर जनाब अवैस लगारी साहब कहते हैं। तो फिर वो जो सार्फिन हैं, जो नए सार्फिन होंगे या जो सार्फिन हैं इस वक्त 4 लाख, उनका बोझ अगर उन पर मुंतकिल नहीं करना तो ये नोटिस कैसा है, रिलीफ कैसा मिलेगा? तो देखिए, जो रिलीफ है वो इसी तरह से है कि जो मैं आपको बताऊं कि जो अपनी अंडरस्टैंडिंग है, जो वर्किंग है पावर डिवीजन की, वो भी पूरी मुकम्मल नहीं है। हम यही बता रहे हैं कि जो इश्यूज हैं, एक तो ये इशू है जो आपने बताया कि जो एक बोझ पड़ रहा है नॉन कंज्यूमर्स पे, नॉन सोलर कंज्यूमर्स पे, इस बोझ को सेपरेट रखा जाए ना। इस बोझ का इन्होंने क्या किया, पॉलिसी को चेंज कर दिया कि एक लेकर आए एनर्जी परचेज प्राइस और एक लेकर आए पावर परचेज प्राइस। एनर्जी परचेज प्राइस वो होती है जो कि ये आईपीपी से खरीदते हैं और जिनके साथ इनका 25 साल का जो मुआहदा हुआ है, दैट इज एनर्जी परचेज प्राइस। उस एनर्जी परचेज प्राइस के ऊपर ये सोलर जो घर में बंदा लगा रहा है उससे ले रहे हैं, जिसके साथ कोई इस तरह का मुआहदा नहीं है। तो अगर जो आप बात कर रहे हैं, जो उसका डिफरेंस आ रहा है ना, वो 2.5 रुपीज का डिफरेंस है, जो कि नॉन सोलर कंज्यूमर जो है अपने जो उनका जो यूनिट रेट है टोटल, अगर उनका रेट जो है वो 35 है या 40 है। नहीं, हसनात तो साहब उसमें एक मिनट 2.5 रुकिएगा, मैं यहाँ अवाम के लिए वजाहत चाहता हूँ। 4 करोड़ लोग या जितने लोग हैं, ये 2 नंबर मुआहदे तो आपने किए। 2 नंबर मुआहदों का बोझ आप उन सार्फिन पर डाल रहे हैं। उन पर डालें जिन्होंने मुआहदे किए थे, मुआहदे खोल लें। कल जो है एहसन इकबाल कहता है कि जनाब ये चाइना के साथ मुआहदा ना खोलें, क्योंकि चाइना के साथ अगर मुआहदा खुला तो पता चल जाएगा ये जो हमारा साहिवाल का जो है 2 नंबर सारा कोल वो बाहर निकल आएगा। तो बात ये है कि किक बैकियों के जो पैसे हैं, मुबैना किक बैकिए हर बंद, वो आप 4 करोड़ पे भी ना डालें, आप 4 लाख पे भी ना डालें, उनको पकड़ें, केसेस खोलें, मुआहदे खोलें और इनको अंदर करें। जी हसनात साहब, आप जरा बताएं ना, जरा बात खुल के करें। ये जो इन्होंने आर्ग्यूमेंट डेवलप किया है कि जी वो 4 करोड़ लोग, 4 करोड़ तो 1973 के मुआहदे में मारे गए, 2022 के मुआहदे में मारे गए, और वो आपने की है पीपल्स इसमें पार्टी ने। हसनात साहब, मैं भी आपसे रहनुमाई चाहूंगा इस पे जो अभी काजी साहब बात कर रहे हैं। इस बात को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं ताकि आप रहनुमाई कर सकें कि जो आईपीपीज हैं, वो कोई आईपीपी जो है वो 2% चल रहा है, कोई 4% चल रहा है, कोई 10% चल रहा है, और जो हमारी कैपेसिटी है वो तो 45,000 मेगावाट है, लेकिन जो डिमांड है वो 30,000 मेगावाट है। 15,000 मेगावाट का हम कैपेसिटी पेमेंट देते हैं। 8 से 15,000 अरब रुपए की कैपेसिटी पेमेंट हम दे चुके हैं। अगर ये 4 लाख कंज्यूमर जो हैं, ये भी करेक्ट कीजिएगा कि बाकी 4 लाख हैं या इससे ज्यादा है? 4 लाख कंज्यूमर की कैपेसिटी पेमेंट ज्यादा है या वो कैपेसिटी पेमेंट जो 15,000 अरब रुपए की है? तो बिल्कुल, सिर्फ जो कंज्यूमर्स, जो नेट मीटर क्लाइंट्स है ना, ये जो छेड़ा जा रहा है वो सिर्फ नेट मीटर क्लाइंट्स है। ये 100% में से सिर्फ 1% ऐसा क्लाइंट है जो नेट मीटर क्लाइंट है। बाकी 99% जो क्लाइंट है वो नेट मीटर क्लाइंट नहीं है। अगर आप देखें तो जो नेट मीटर क्लाइंट है उसने लगाया है 7 गीगावाट सोलर लगाया है, और जो ऑफ द ग्रिड लगा हुआ है सोलर, वो बाकी 30 गीगावाट जो है ऑफ द ग्रिड लगा हुआ है। उस ऑफ द ग्रिड वाले को नहीं छेड़ा जा रहा, उसका कुछ आप नहीं कर सकते। आप सिर्फ 7 गीगावाट जिसने सोलर लगाया हुआ है उसको आप पकड़ रहे हैं। तो जो आप बात कर रहे हैं कि आईपीपीज के जो कैपेसिटिव चार्जेस हैं, बिल्कुल हैं, वो अपनी जगह पे हैं। अब वो मुआहदे किए हुए हैं, वो मुआहदे 25-25 साल के किए हुए हैं, जो कि रिन्यू भी कर रहे हैं क्योंकि वो बेस लोड है। तो हम यही कह रहे हैं कि देखें, जो इश्यूज हैं उनको सॉल्व करना डिफरेंट नेचर है, लेकिन जो ये लेकर आ रहे हैं एनर्जी परचेज प्राइस और पावर परचेज प्राइस, वो गलत है। तो अब इन दोनों चीजों को देखा जाए तो जो अभी अब हसनात साहब, ये जो इन्होंने प्लान बनाया, हुकूमत ने प्लान जो बनाया है, क्या ये कामयाब होता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि एक तरफ ये चल रहा है
कि आपने खुद फरमाया कि इतना इंपोर्ट हो चुका है सोलर के, हमारी कैपेसिटी से ज्यादा है। दूसरा, बैटरीज भी जो है वो आ रही हैं। क्या ये बैटरीज को राइज करने के लिए तो नहीं ऐसा किया गया? नंबर एक। नंबर दो, ये भी सामने आ रही है कि अगर हुकूमत का ये प्लान कामयाब ना हुआ तो हो सकता है कि जो पैनल्स हैं उन पर टैक्स लगा दिया जाए जो छतों पर लगेंगे। तीसरी बात ये कि जब लोग जो हैं वो 2-2 मीटर 3-3 मीटर लगा रहे हैं, उन पर भी जो है फिक्स टैक्स लगाकर उनको भी डिस्करेज किया जाएगा ताकि एक ही मीटर हो। तो देखिए 3-4 चीजें हैं। कुछ चीजें तो डिस्को की नाहिली हैं जो ठीक करनी है। जो आपने 2 या 3 मीटर कहे हैं, 2-3 मीटर नहीं, लोगों ने 5-5 मीटर भी लगाए हुए सिंगल फेस, वो गलत है। होता क्या है कि जब 200 यूनिट से नीचे आप यूज करते हैं तो आप प्रोटेक्टेड कैप के अंदर आ जाते हैं। जो बंदा 5 मीटर यूज कर रहा है, इसका मतलब है वो 1000 यूनिट यूज कर रहा है 200 करके, तो इसका मतलब है वो गलत कर रहा है। उसको पकड़ना, उसको ठीक करना, ये डिस्को का काम है, ये गवर्नमेंट का काम है, पावर डिवीजन का काम है। अगर किसी ने सोलर पैनल लगा लिए हैं और फिर भी वो 200 की स्लैब से नीचे रहता है, ये भी एक इशू आ रहा है कि 200 की एक स्लैब है हमारे पास, प्रोटेक्टिव क्लाइंट्स हैं, प्रोटेक्टिव कंज्यूमर्स हैं, जिसको आपने क्या आपने उसको सब्सिडी देनी है उसको आपने। तो उन्होंने सोलर पैनल लगा लिए, उसका सोलर पैनल छत पे लगा हुआ है, उसके सोलर पैनल आप जाके चेक करें। जो सोलर पैनल लगाता है उसको स्लैब से बाहर निकालें, उसको आप नॉर्मल स्लैब के अंदर डालें। एक ये मसला है। दूसरा, जो आप बैटरी की बात कर रहे हैं, अनकरीब आप बैटरी रश देखेंगे। पिछला एक दिन अभी हुआ है इस पॉलिसी को आए हुए, और ठीक ठाक कंज्यूमर्स जो हैं वो बैटरी की तरफ आ गए हैं, सब अपनी वर्किंग कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरह बैटरी लगाई जाए। तो जब बैटरी रश देखेंगे, बिल्कुल हो सकता है जिस तरह आप बात कर रहे हैं, किसी का बेटा, किसी का चाचा सोलर पैनल लेकर आ रहा था, तो शायद तब आपको कहा गया कि आप सोलर पैनल्स लगाएं। अभी किसी का बेटा, चाचा जो है वो कोई बैटरीज लेकर आ रहा होगा, तो सनात भाई, बैटरी कितने की मिल रही है? क्या बैटरी जो है सस्ती होगी आगे? अब कितने की बैटरी है? कंज्यूमर क्या करे? सर देखिए, बैटरी अभी तो एक्सपेंसिव है। अभी कंज्यूमर जो है वो बैटरी की तरफ जा तो रहा है, लेकिन अभी उससे वो 2 घंटे ऑफ ग्रिड हो सकता है। लेकिन जैसे ही उसको इस चीज का एक्सपीरियंस अच्छा हुआ, वो अपने पैसे थोड़े से और डालेगा, थोड़ा सा और कहीं से कर्ज लेगा, क्योंकि वो गवर्नमेंट को पैसे नहीं देना चाहता। अगर गवर्नमेंट उसे 50,000 लेगी, वो 50,000 किसी से लोन पकड़ के 1 लाख की या 2 लाख की बैटरी लगा लेगा। तो अभी जितने भी कंज्यूमर्स हैं वो 1-1, 2-2 बैटरी लगाना शुरू कर देंगे। 10 किलोवाट, 20 किलोवाट की बैटरी लगाएंगे और एक एक घंटा मुझे एक बॉटम लाइन बताएं असनाद खान साहब, बॉटम लाइन बनाएं आप। असनाद भाई, सार्फिन की रहनुमाई के लिए फरमा दीजिएगा कि एक बैटरी जो है वो कितना अरसा चलती है? क्या एक बैटरी लगाकर पूरी रात निकाल सकता है? सर नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एक बैटरी जो है, अगर 5 किलोवाट की बैटरी है, अगर उसको आपने 5 किलोवाट का ही लोड डालना है तो 2 लाख की बैटरी 1 घंटा चलेगी बस। अगर आप एज अ बिजनेसमैन मुझे बताएं असनाद खान साहब, ये सारी जितना जतन हो रहा है, ये सिर्फ उन आईपीपीज और उनकी कैपेसिटी पेमेंट को बचाने के लिए नहीं हो रहा, और जो कि खुद हम कहते हैं कि हुक्मरान खानदान के बच्चों के अपने आईपीपीज हैं, तो उनको बचाने के लिए 25 करोड़ लोग हों, 5 लाख हों, उनकी हम बलि चढ़ा रहे हैं। डू यू बाय दिस थियरी? सर बिल्कुल ऐसे ही है। इसीलिए हम कहते हैं कि जो 3 इश्यूज लेकर आए हैं, पावर डिवीजन 3 इश्यूज बयान करती है। एक कैपेसिटी चार्जेस हैं आईपीपीज के, दूसरा है ग्रिड स्टेबिलिटी कॉस्ट है कि आपके घर के बाहर नेटवर्क आपका बिछा हुआ है डिस्को का, लेकिन वो आपकी मर्जी है, जब आप यूज करेंगे, जब दिल करेगा नहीं यूज करेंगे, वो कॉस्ट है। तीसरी कॉस्ट ये है कि जो नॉन सोलर क्लाइंट्स हैं उसके ऊपर जो बोझ पड़े, एक वो चीज है। ये तीनों चीजों को हम कहते हैं कि सेपरेट रखें, और तीनों चीजों के सेपरेट। बहुत शुक्रिया असनाद खान साहब। मेरे ख्याल में राइट कॉर्ड कि जो लोग, और हम पहले दिन से कर रहे हैं, 2014 से ये हम स्टोरी कर रहे हैं, कोई नहीं पकड़ सकता इनको। जब तक ये हुकूमत में रहने वाले साथ कारोबार बिजली का भी करेंगे तो ये बिजलियाँ आप पे गिराते रहेंगे, वन वे आर दी अदर। और यहाँ जो बहाने साजी हो रही है, आप पार्लियामान में भी देख रहे हैं, इधर भी देख रहे हैं, एक ही बात है कि जो कैपेसिटी चार्जेस है उनको कुर्बान नहीं करेंगे, कौम को कुर्बान कर देंगे। ये पॉलिसी है इस वक्त की। मैं अरबाब इख्तियार की खिदमत में अर्ज़ करता हूँ, अगर किसी के कान पर कोई जोर रेख जाए। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। रमज़ान के बाद क्या अफगानिस्तान के खिलाफ हम एक्शन करने जा रहे हैं? चीन और रूस ने कौन कौन से लीथल वेपन दे दिए, और फिर आज हम ये भी डिस्कस करेंगे, हमारे साथ मेहमान होंगे, कि ये बड़ी अच्छी कल बात बताई गई हमें कि वो न्यूक्लियर का वो रोल बैक नहीं चाहता। वो चाहता है कि वो जो चीर के पहुंच गए थे इजराइल तक वो मिज़ल, वो उनको कहता है कि मेरे हैंड ओवर कर दो। विल ही बी एबल टू अकम्प्लिश दैट टास्क? एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। हमें ज्वाइन किया एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड जनाब साजिद हबीब साहब। थैंक यू वेरी मच एयर वाइस मार्शल साहब।
हजूर, ये दो मैं क्वेश्चन से आगाज़ करना चाहूँगा। एक तो ये जो वज़ीर दिफा ने कहा है कि रमज़ान से पहले अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ एक एक्शन होगा। इससे पहले हमने देखा है कि वहाँ से कहा जा रहा है कि नए 9/11 का जो एक आगाज़ वहाँ से हो सकता है या उसकी कोई साजिश वहाँ से हो सकती है। और सेकेंडली फिर हम बात करेंगे चीन और रूस की। मगर पहले क्या डू यू सी एनी एक्सटेंसिव एक्शन अगेंस्ट अफ़गानिस्तान बिफोर रमज़ान, एयर वाइस मार्शल साहब? अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में कि जब एक्शन करना होता है तो हमने पहले भी कोई अनाउंस नहीं किया था। हमने वार्निंग दी थी, लेकिन हमने एक्शन कहने का उसको करने का हमने कोई ऐसे अनाउंसमेंट नहीं की थी। हमने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए थे कि जो टीटीपी के कमांडर हैं वो कहाँ पे बैठे हुए हैं उनको हिट किया था और बड़ी उस पर सक्सेस भी हासिल की। कुछ सुसाइड बॉम्बर्स के एक हाइड आउट था, वहाँ पे हमने किया। तो आई थिंक ये जो वजीर दफा ने कहा है कि इन माय ओपिनियन मोर ऑफ एक डिप्लोमेटिक क्लियर वार्निंग है अफगानिस्तान को, टीटीपी को और उनके दूसरे हमायतियों को कि हम इससे पहले कि आप मजीद कोई हरकत करें, हम वी आर गोइंग टू स्ट्राइक यू बैक वेरी बड़ी सख्ती से हम आपके ऊपर जो है आपके ऊपर हमला करेंगे, आपको तबाह करेंगे। और आई थिंक ये कहने से ज़्यादा हमें ज़रूरत है जाए। देखिए, आप इसकी बात वो जो इनकी आईएसआईएस के ऊपर पहुंच गई है, दाइश के ऊपर पहुंच गई है, और दाइश ने अब देखें किस तरह फिरका वाराना फसाद फैलाने के लिए पाकिस्तान के अंदर इन्होंने हरकत की है। तो आई थिंक इसमें कोई गुफ्तगू का तो ना कोई सिलसिला है, ना कोई बचा है, ना होना चाहिए। तो मेरे ख्याल में कि ये एक डिप्लोमेटिकली एक स्टेटमेंट है, वार्निंग है, लेकिन मेरी ज़ाती राय में इस पर अमल हो जाए तो बहुत अच्छा है और बहुत ज़रूरी है। अच्छा, एक और बात फिर मियाँ साहब मैं आपको तकलीफ दूंगा। ये बिल्कुल ठीक है सर, मशरक़ी वुस्ता की बात कर लेते हैं एयर मार्शल साहब। अल जज़ीरा ने एक रिपोर्ट दी है सर, बड़ी खौफनाक रिपोर्ट है, होशरुबा इंकशाफात हैं। उन्होंने कहा है कि गजा पर जो इजराइल ने हथियार इस्तेमाल किए उसमें केमिकल हथियार भी थे और ऐसे हथियार भी थे जिनका जो वहां दर्जा हरारत है वो 3500 सेंटीग्रेड तक बढ़ जाता था और जिससे कई हजार फलस्तीनी जो हैं वो बखारात बनकर तहलील हो गए। और अभी जो नेतान्याहू वहां पर गए हैं अमेरिका और ट्रंप से उनकी मुलाकात है, वहां पर भी खबर आ रही है कि वो इस तरह का ही हमला चाहते हैं ईरान पर कि अमेरिका करे, क्योंकि वो उनके मिसाइलों से डरते हैं कि अगर वो हमला ना हुआ या कोई ऐसा हमला हुआ जिससे ईरान को कोई ज्यादा नुकसान ना पहुंचा तो फिर इजराइल जो है सफाहस्ती से मिट सकता है। आपने बिल्कुल सही कहा और मुझे जाती तौर पे इसमें कोई शुबा नहीं है। इसको आम जुबान में इसको न्यूट्रॉन बॉम्ब कहते हैं। न्यूट्रॉन बॉम्ब हाई रेडिएशन बॉम्ब है जिसमें स्ट्रक्चर को नुकसान नहीं पहुंचता, लेकिन जो इन जिंदगी है उसको वो खत्म हो जाती है। वो एक तरह से आप समझिए कि एवेपोरेट हो जाती है, इतनी ज्यादा रेडिएशन होती है। और लेट मी टेल यू, ये इराक में इस्तेमाल किए गए थे, ये अमेरिका ने इराक में इस्तेमाल किए थे और अभी भी ये इस्तेमाल हुए तो ये नेतन्याहू को अमेरिका ने सप्लाई किए हैं। और आपने देखा होगा कि जो नेतन्याहू ने धमकी भी दी थी कि हमारे पास ऐसे ऐसे वेपन्स हैं, और ट्रंप ने भी, कि जिसका वो जो ईरान सोच भी नहीं सकता। लेकिन ये तमाशा दुनिया देख चुकी है। उस वक्त किसी ने इसको लिफ्ट नहीं कराई थी। बहुत से तजियागारों ने, जब वहां पे चीजें सेटल हो गई थी और कुछ बेहतरी आई थी, तो इसको कहा बताया गया था कि लोग जहां थे वहीं पे उनके ढांचे बन गए, उनके वो एवेपोरेट हो गए। तो ये न्यूट्रल बॉम्ब है, इट्स वेरी हाई रेडिएशन। अच्छा, थोड़ा सा इस बारे में मजीद बताइए। एक तो पहले तो हम एटम बम के बारे में सुनते थे, फिर हाइड्रोजन बम के बारे में भी हमने ये सुना था। आई डोंट नो वेदर इट वाज अ मिथ और रियलिटी कि वहाँ पे जी कोई बिल्डिंग की डिस्ट्रक्शन नहीं होगी बट लाइफ एक्सटिंक्ट हो जाएगी। एक तो इसकी एक्सटेंट ऑफ डिस्ट्रक्शन जो आज तक यूज़ हुआ है इराक में वो कितनी है? इज इट इतना है इफेक्टिव कि ये सारी आबादी को ही वाइप ऑफ कर दे और ये जो है वॉक ओवर ले लें वहाँ पर? क्या है इसकी एक्सटेंट की तबाही का? एंड सेकेंडली, सेकंड स्ट्राइक की क्या कैपेबिलिटी होगी इन केस न्यूट्रॉन बम इज यूज्ड अगेंस्ट ईरान? एयर वाइस मार्शल साहब जी, देखिए, जैसे इसी में है कि ये हाई रेडिएशन है, स्ट्रक्चर को कुछ नहीं कहता। तो जो ऑपरेटर जो चीजें स्ट्रक्चर के कंक्रीट स्ट्रक्चर्स क्या या जो स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर्स है उनके अंदर उनको नुकसान नहीं पहुंचेगा, क्योंकि हाई रेडिएशन है। हाई रेडिएशन कंक्रीट को क्या करेगी? कंक्रीट के लिए तो आपको एक्सप्लोजन चाहिए, तो जिसकी वजह से वो तबाह होता है। तो वो बिल्कुल सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी रहेगी। और इसी वजह से नेतन्याहू इस वक्त ट्रंप के पास बैठा हुआ है। शायद उनकी मीटिंग शुरू होने वाली है या हो चुकी होगी
क्योंकि उसको सबसे बड़ा जो खतरा है, वो आपने सेकंड स्ट्राइक की जो बात की, इसी से है कि उसके जो शहाब 3 है वो तो इसराइल के ऊपर, और ये चीज भी साबित करता है कि पिछली दफा भी इनके शहाब मिसाइलों ने इसराइल को ठोका है। तो वो जो आप न्यूट्रन की बात करते हैं, उसकी ऑब्वियसली एक सर्टेन एरिया के अंदर उसकी यील्ड के हिसाब से उसकी डिस्ट्रक्शन होती है ह्यूमन लाइफ को, हु केयर्स फॉर द एनिमल, लेकिन जो भी हयात होती है वहां पे उसको ये डैमेज करती है रेडिएशन, लेकिन स्ट्रक्चर को नुकसान नहीं पहुंचता। इसलिए मेरी जाती राय में जो सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है वो पूरी तरह मौजूद रहेगी। इसीलिए नेतन्याहू जो है वो इंसिस्ट कर रहा है बैलिस्टिक मिसाइलों के ऊपर भी एक कैप करने के ऊपर ईरान के साथ कर रहा है, जबकि मेरे ख्याल में ट्रंप इज मोस्टली के अगर उसने न्यूक्लियर डील भी कर ली तो हिल बी वेरी हैप्पी। नहीं, एक और बात देखें, ये कल बात एयर मार्शल साहब, एक अच्छी खबर जो है वो आपके सामने रखता हूं, उस पर आपका जो है वो रहनुमाई चाहूंगा। सऊदी अरब में डिफेंस शो 2026 हो रहा है और इसमें JF थंडर ब्लॉक 3 जो है वो नुमाइश के लिए रखे गए हैं, सुपर मिशाक रखे गए हैं, वहां पर कुछ मिसाइल भी नजर आए किसी स्टॉल पर और बॉम्ब्स भी नजर आए। आप क्या समझते हैं कि हमारे जो JF थंडर 17 हैं वो किन खसूसियात का हामिल हैं, क्योंकि वो मरकज़ निगाह वहां पर बने हुए हैं, और साथ साथ ये भी फरमाइएगा कि जो हमारे पास वहां पर सलाहियत है, मिसाइल की सलाहियत जो कि वहां पर नुमाइश के लिए भी नजर आए, वो किस तरह की सलाहियत है, उसको जो है वो दुनिया किस नजर से देखती है। और साथ साथ ये भी सर फरमाइएगा कि ईरान को ये पता चला है कि चाइना ने JF-20 का मॉडल जो है वो दिया है, और इस हवाले से अगर उनको वो जहाज जो है वो दिए जाते हैं तो क्या ईरान के पास कैपेबिलिटी है कि उन जहाजों को उड़ा सकें? देखिए, पहली बात तो JF-17 की। अब JF-17 के लिए मार्केटिंग करने की हमें जरूरत नहीं है, कि उसकी मार्केटिंग एक जंग में हो चुकी है और उसने अपने आप को साबित कर दिया। अब हमें किसी शो में इसको उड़ाने की जरूरत नहीं है, मैनूवरिंग करने की जरूरत नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह JF-17 ने प्रूव किया है। JF-17 देखिए, आप इसको मॉडिफाई करते हैं कन्वेंशनल वॉरहेड ले जाने के लिए भी, न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने के लिए भी, एयर टू सरफेस मिसाइल्स के लिए भी, एयर टू एयर के लिए भी। तो सबसे पहली बात तो ये कि मार्केट हमने पहले ही हम देख चुके हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह इसकी मार्केट बन रही है और बहुत सारे कंट्रीज इसमें इंटरेस्टेड हैं। कोई हमारे एग्रीमेंट हो रहे हैं, कोई एग्रीमेंट पाइपलाइन में है। वो जो आप एक मिसाइल की बात कर रहे हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी किसी से भी कम नहीं है। और अभी जो हमने वहां पे लॉन्च किया है, शोकेस किया है, ये हमारा एंटी शिप है। ये वो मिसाइल है जो कि विक्रांत की खबर लेगा इंशाल्लाह ताला, अगर जरूरत पड़ी तो। उसको मार्केट में पेश किया है और आप ये देखेंगे कि इसको अगेन कहां पे पाकिस्तान को फायदा है कि हम कैपेबिलिटी दे रहे हैं वो जो कि यूरोपियन, यानी सर इसको विक्रांत किलर कहा जा सकता है कीमत में। जी बिल्कुल बिल्कुल, इसको विक्रांत किलर भी आप कह सकते हैं। अच्छा ठीक है, ये फरमाइए कि क्या ये डू यू थिंक, कल भी मैंने ये क्वेश्चन किया था, मैं दोबारा इसको री इन्फोर्स करता हूँ कि ठीक है, इवन इन द फेस ऑफ दिस न्यू वेपन जिसका हम कह रहे हैं विच इज़ वेरी लीथल, कितनी के आप क्या समझते हैं कि अपने मिसाइल प्रोग्राम को केप करना तो फिर ऐसे ही है कि भाई ठीक है, एक जैसे आप कल इजराइल आएगा जैसे गुलाब जामुन उठा के एक मुंह में डाल लेगा इसको, तो ये तो ईरान के लिए आई डोंट थिंक इट्स अ वायबल ऑप्शन कि वो अपना मिसाइल प्रोग्राम सरेंडर करे। बिल्कुल नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। इसलिए कि देखिए, उसकी एयरफोर्स इतनी स्ट्रॉन्ग, अभी आपने JF-20 की बात की या J-20 की बात की है, तो भाई उसको एक जहाज को इंडक्ट करने में टाइम लगता है। वो जहाज आएगा, उसके साथ वेपन्स कौन से हैं, रेडार कौन सा है, उसको डाटा लिंक कौन सी देनी है, इट टेक्स टाइम। और ये मैं फिर कहूंगा कि अल्हम्दुलिल्लाह ये पाकिस्तान एयरफोर्स का क्रेडिट है कि इन्होंने J-10 को सिर्फ 8 महीने में वॉर रेडी कर दिया पायलटों समेत, और फिर साबित भी कर दिया राफेल गिरा गिरा के। तो वो तो टाइम लगेगा ईरान को। ईरान मेरे ख्याल में, बल्कि आई एम श्योर कि वो अपने बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, कि उसकी यही एक लाइन ऑफ डिफेंस है। मेरी राय में इसके ऊपर ईरान कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, और वो न्यूक्लियर पे भी इसलिए कॉम्प्रोमाइज करेगा कि, और शायद क्योंकि पहले भी वो एक डील, बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव डील थी, कर चुका था, जिसमें अमेरिका के अलावा भी लोग शामिल थे। और आप ये मजे की बात देखिए कि उस वक्त जो बाइडेन ने डील की थी, तो उसको इसी नेतन्याहू ने वेरी बैड डील कहा था।
और अब जहां तक डिफरेंट एनालिस्ट, लेकिन सर खबरें जो हैं वो ये तो आ रही हैं कि ईरान के पास चीन ने भी और रूस ने भी अपना जो है वो कुछ असला भेजा है, और इस हवाले से अमेरिका जो है वो बड़ी मैपिंग करने की कोशिश कर रहा है। अभी तक उसके रडार जो हैं वो इसमें इस काबिल नहीं हुए, या इसको वो है सुराग लगाने के अहल नहीं हुए कि वो पता लगा सकें कि ईरान ने, चीन ने और रूस ने कौन कौन सा वहां पर असला दिया। ये तो बात जो है वो खबरें बाकायदा तौर पर आ रही हैं। अगर उन्होंने J-20 दिए हैं, या रूस ने जो है वो Su-57 की बात हो रही है वो दिए हैं, तो फिर जाहिर है फिर पायलट भी होंगे वहां पे। मैं नहीं समझता कि किसी और मुल्क का पायलट जो है, अनलेस इनके पायलट को पिछले 1 साल से वहां पे ट्रेनिंग ले रहे हो और अब वो फ्लाई करके आए और दे आर वॉर रेडी, जिसकी कोई खबर अभी तक नहीं थी। ऐसी कोई खबर होती तो वो डेफिनेटली मीडिया पे आ जानी थी। तो मैं वही फिर से कहूंगा कि एक जहाज जो होता है ना, F-17 हो गया या F-20 या J-35 या F-35, इसको हम एयर फोर्सेस की लैंग्वेज कहते हैं वेपन सिस्टम। इसमें सारी चीजें जब होती हैं तो इंटीग्रेट हो जाती हैं, उनकी ट्रेनिंग हो जाती है, उनकी मेंटेनेंस हो जाती है, फिर हम कहते हैं कि वेपन सिस्टम जो है वो आपने उसको अपनी सिस्टम में एब्जॉर्ब कर लिया है, इसको वॉर रेडी कर दिया है, इंडक्ट कर लिया है। तो चूंकि अभी तक कोई ऐसी खबर मैंने कम से कम नहीं सुनी, तो आई डोंट थिंक मैं भारतीय मीडिया की खबर आपके सामने रखता हूं। सर, भारतीय मीडिया खबर दे रहा है, बार बार खबर दे रहा है कि पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान पर एक स्ट्राइक करेगा और कंधार तक के इलाके को, काबल तक के इलाके को पाकिस्तान का हिस्सा बना लेगा। वैसे सर वहां पर जो TTP है, जिसको फितनतुल खारिज कहते हैं, फितनतुल हिंदुस्तान जो है, उनके ठिकाने तो मौजूद हैं, नमरोज में भी हैं और साथ साथ जो बॉर्डर के साथ साथ हैं। तो क्या दहशतगर्दी खत्म करने के लिए, जो कि हमारे पास सबूत भी हैं कि उनके पीछे भारत है, भारत के अंदर हो या अफगानिस्तान के अंदर हो, जितने भी ठिकाने हैं उनको हमें तबाह कर देना चाहिए? जी बिल्कुल तबाह करना चाहिए। देखिए, एक खुदकश हमला आवर जो है वो 50 इंसानी जाने ले सकता है कम से कम। आपने देखा होगा ये, वो 40-50 जाने ले सकता है। तो कोई इनके सेंटर है जहां पे खुदकश हमलावरों को तरबियत दी जा रही है, जहां पे इनके कमांडर, जहां पे इनका कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है, उसको बिल्कुल तबाह हमें करना चाहिए और उसके अलावा कोई और हल नहीं है। जहां तक आपने बात की तो भारतीय प्रोपेगेंडा है। हम कभी भी ऐसे, मेरी जाती राय में, बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं करेंगे कि कोई टेरेन ऐसा है कि हम वहां पे जाके बैठे। हाँ, जैसे एक जमाने में तुर्की ने किया था कि उसने सीरिया के साथ उसने अपना एक, जिसको कहते हैं एक जोन उसने क्रिएट कर दिया था कि जहां से PKK या जो कुर्द टेररिस्ट आते थे वो उनको पीछे करने के लिए बीच में उसने एक सेफ्टी जोन क्रिएट कर दिया। बहुत शुक्रिया एयर वाइस मार्शल जनाब साजिद हबीब साहब, आपने बजा तौर पर फरमाया कि ज़ाहिर हम भी नहीं जाते की ज़मीन पर हम जाएं, अलबत्ता हम ये भी नहीं चाहते कि वो हमारी मसाजिद में लोगों को ब्लो अप करें, लिहाजा उसकी तो हमें सरकूबी करनी चाहिए जो भी बेहतर तरीका। और ब्रेक से वापस आते हैं तो इमरान खान साहब आजकल फिर ख़बरों में हैं, बर्फ़ पिघल रही है। अब वो ख़ुद जो हैं, जो लोग जो बर्फ़ की बड़ा संगलाख होने के दावे करते थे वो पिघलने की तरफ इशारा करें। मियाँ साहब इस्लामाबाद में हैं, उनसे पूछेंगे कि असल सूरत अहवाल क्या है और क्या इमरान खान साहब को बनी गाला या कहीं और या मुल्क से बाहर वो शिफ्ट किया जा रहा है। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। मियाँ साहब, ये कल से एक तब्दीली आई है और बड़ी इस पर हम देख रहे हैं। और आज मैं जब देख रहा था और सुन रहा था, बल्कि रिपोर्ट सुन रहा था, आज DGI-SPR भी फरमा रहे थे कि ज़ाहिर है पूरी कौम को एक इकट्ठा यकजा हो कि इस पे टेररिज्म से हमें लड़ना पड़ेगा। मगर ये इस्लामाबाद में क्या हुआ, एकदम से ये याया अफरीदी साहब ने भेज दिया एक वकील को और 3 घंटे वो वहाँ बैठे रहे, वापस आए। कोई अंदाज़ा है अंदर गुफ्तगू क्या हुई और क्या वाकई जिस तरीके से आप कह रहे हैं लोग कि वो वहाँ से उन्हें कहीं मूव किया जाएगा, या कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि उन्होंने कंप्रोमाइज़ कर लिया है और वो आई डोंट बाय इट। मैंने एक बड़े साफ़ी को सुना कि नहीं जी, आप वो एक दायरे में महदूद होंगे और साथ ही उनको कोई रिलीफ मिल जाएगा। तो क्या ये इस तरीके से हो गया, या एक राय ये है कि ये इमरान खान वाले इशू को हम सॉफ्ट लैंड करवा देना चाहते हैं क्योंकि आने वाले दिनों में बड़े इशू आ रहे हैं आगे, तो ये आग ज़रा ठंडी हो जाए। व्हाट इज़ द रियलिटी इन ऑल दिस एंड व्हाट इज़ द मेथड इन दिस मैडनेस? मियाँ साहब देखिए काजी साहब, जो मौसम बदला है, वैसे भी मौसम जो है वो चेंज हो रहा है। इसके कुछ निशानियां पहले भी नज़र आ रही थी।
और इसका इन्हिसार जो है रवैये पर था, और ये कहा गया था कि जो तहरीक इंसाफ की लीडरशिप है उसके रवैये को देखा जाएगा और रवैये के मुताबिक ही जो है इस पर अमल दरामद होगा। तो इस मामले में अगर देखें तो निशानियां जो हैं वो नजर आई हैं, और उसमें 8 फरवरी टेस्ट केस था कि 8 फरवरी जो है उसको देखा जाएगा कि 8 फरवरी पर लीडर जी काजी साहब जो निशानियां नजर आ रही थी वो 8 फरवरी का टेस्ट केस था, और 8 फरवरी आपने देखा कि बड़े ही अच्छे अंदाज से गुजरा और तहरीक इंसाफ ने कोई एहतजाज नहीं किया, ना कोई शटर डाउन हुआ, ना कोई जो है वो पहिया जाम हुआ। तो फिर उसके बाद जो है वो अचानक आपने देखा सुप्रीम कोर्ट का नोटिस भी आया और सलमान सफदर जो हैं वो अदालती दोस्त बन के कल अडियाला जेल गए और वहां पर जाके वो 3 घंटे पानी पीटीआई के साथ उनकी मुलाकात रही है। उन्होंने जाके मुआयना भी किया है और आज उन्होंने अपनी रिपोर्ट जो है वो जमा करा दी है। इसमें जो जराए कह रहे हैं और बड़े मुतबर जराए कह रहे हैं कि रिलीफ की हवाएं चली हैं, और जो बानी पीटीआई हैं उनके हवाले से जो रिपोर्ट गई है उस पर कल समाअत होगी। हो सकता है कि अदालत की जानिब एक ऑर्डर आ जाए कि उनको किसी इलाज की ज़रूरत है और किसी हॉस्पिटल में या बनी गाला में या इस्लामाबाद के एक निजी हॉस्पिटल में, मारूफ हॉस्पिटल है, वहां पर जो है उनको शिफ्ट किया जाए, या लाहौर में शौकत खानम उनको शिफ्ट किया जाए, या बनी गाला शिफ्ट किया जाए ताकि उनका इलाज हो सके और उनको उसको सब जेल करार देकर वहां पर जो है एक बिल्कुल कॉर्डन ऑफ करके मियां साहब, वहां पर उनका जो है वो इलाज किया जाए और उनके जाती मुआलिजीन जो हैं वो उनका इलाज करें। वक्त कम है, कुछ खबरें सच्ची झूठी आ रही हैं, अल्लाह ताला हिफ्ज़ो अमान में रखे सबको। बाजवा साहब की के हवाले से भी कुछ कहा गया कि शायद वो कोई गिरे हैं या स्लिप हुए हैं या ये सोशल मीडिया की ही कारस्तानी है। डू यू हैव हर जगह चल रही हैं खबरें, क्या क्या इसके हवाले से? देखिए काजी साहब, ये एक खबर आ रही है और बड़ी स्ट्रांग खबर आ रही है कि बाजवा साहब जो हैं वो अपने घर के वॉशरूम में गिरे हैं और वहां पर उनको सर पे चोटें आई हैं और साथ उनको कमर पे चोटें आई हैं और उनको हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया है, आईसीयू में है और अभी तक की इतलात के मुताबिक उनका इलाज जारी है और ये कहा जा रहा है कि वो खतरे से बाहर हैं, लेकिन उनको चोटें ज़रूर आई हैं। ये खबर जो है वो आई है और इसमें ये खबर के मुताबिक जो खबर आई है उसके मुताबिक ये है कि बाजवा साहब जो है वो अपने घर के अंदर जो है वो वॉशरूम में गिरे हैं और वहां पर उनको चोटें आई हैं और उनको हेड इंजरी भी हुई है। तो ये वैसे तो खबरें उनको वो खबरों में रहते हैं आमतौर पर कि जी वो, हालांकि वो खबरें फिर कभी सब्सटेंशिएट नहीं हुई कि जी वो पता नहीं घर में थे या घर से बाहर या उन पर कोई रोक रुकावट थी, झूठी या सच्ची, या फिर ये कि वो ECL पे डाल रहे हैं या नहीं डाल रहे। मगर ये खबर गोया ज़्यादा अथेंटिक लग रही है। अल्लाह ताला उनको सेहत दे। और अब आप बता रहे हैं कि वो ख़तरे से बाहर हैं, क्योंकि बाथरूम में बहरहाल एक इस उम्र में गिरना बाज़ औक़ात बड़ा वो नुकसानदेह साबित होता है, मगर थैंक गॉड के ईद ओके। एनीवे नाज़रीन, ये था हमारा आज का शो। कल फिर हम इस पर थोड़ी सी मज़ीद बात करेंगे कि खान साहब जो है उनका क्या फ्यूचर है और क्या वाकई आई मेल्ट होगी और हुई है तो किस हद तक होगी है। इजाज़त दीजिए, कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।